इंडिया कहता है जनाब कि आप हर 3-4 साल बाद इस तरह का वाकया करवाते हैं और खित्ते को पीछे ले जाते हैं। इंडिया इस वक्त इसको एज ए हुक के तौर पर यूज़ कर रहा है। पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक ऐसे बैड बॉय की तरह प्रेजेंट किया जाए जो कि प्रॉब्लम क्रिएटर है। वो इसको लिंक कर रहे हैं अब इंडस बेसिन ट्रीटी के साथ। पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक फुटिंग पर खड़ा है। जब तक इस इकोनॉमिक माइट को हम अपनी इम्प्रूव नहीं करेंगे, हमारे दाएं बाएं से हमारे ये मसाइल होते रहेंगे। हमने अफगानिस्तान को बड़ा क्लियर मैसेज दिया, वहां से इनकर्जन आ रही थी, उसके ऊपर बोल्ड स्टांस लिया। इंडिया के यहाँ एक वाकया 3 साल बाद 4 साल बाद होता है और उसके ऊपर वो इतने बड़े फैसले कर लेता है। पाकिस्तान में रोज जो है वो दहशतगर्दी का वाकया होता है। ये पाकिस्तान इकोनॉमिकली उस स्ट्रेंथ पर नहीं खड़ा जो इंडिया की स्ट्रेंथ यहाँ पे मौजूद है। अमेरिकन प्रेसिडेंट वाजपेयी साहब से जब बात करते थे वो कहते हैं ही इज माई फ्रेंड। क्या हम उस लेवल के रिलेशनशिप पर हैं? बट इट्स अ लॉन्ग वॉर, इसमें मल्टीपल बैटल्स हमने चलनी है। मीडिया की एक बैटल है कि मेरे ख्याल में उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी की बैटल है, एजुकेशन की बैटल है, नॉलेज की बैटल है। उसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा जो किरदार अदा कर सकता है वो उस तरह से रोल नहीं प्ले कर रहा। जो इंडियन डायस्पोरा कैसे बिहेव करता है और पाकिस्तानी डायस्पोरा कैसे बिहेव कर सकता है, यू नो बेटर देन मी। हर एंगल पर वो जो सॉलिडेरिटी नजर आती है वो हमारे यहाँ शायद उस तरह से मौजूद नहीं। पाकिस्तान के पास आज तक कोई एक यूनिकॉर्न नहीं है। यूनिकॉर्न मीन्स $1 बिलियन कंपनी। दुनिया भर में जितने यूनिकॉर्न्स पैदा होते हैं वो लार्जली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस से निकलते हैं। इंडिया बूस्ट करता है कि हमारे पास 7 से 10 यूनिकॉर्न्स हैं। अच्छा, ये 10 यूनिकॉर्न एक नहीं होता, फिर उसके पीछे लाइन होती है ना। अच्छा, लोग हवाला देते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत अच्छा इनकम जनरेशन हमारी हो रही है, लेकिन अगर आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स निकाल कर देखें, उनका एक बड़ा चंक जो है वो लेस देन $100 है। जो क्वालिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो IT के बच्चे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो असल पैसा कमाती है। गूगल एक ब्रांड की प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट को रन करने में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो एक सर्विसेज के लिए बंदा पाकिस्तान से ले लिया जाएगा। आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये बात शायद पहली दफा कर रहा हूं कि हम टारगेट करें कि अगले 5 साल में कम से कम 3 यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस करेंगे। हम अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को ये टारगेट दें और फिर उसका एक मुकम्मल वर्क फ्लो बने। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन जो हैं वो सीरियसली डिक्लाइन में है। तो दुनिया में डिमांड किसकी है? IT के प्रोफेशनल्स की है, फाइनेंस के प्रोफेशनल्स की है, इंजीनियर्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, मेडिकल की फील्ड है, वेटरनरी के एनवायरमेंट्स हैं। IT में बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए उसकी मैथ और एल्गोरिथम की स्किल्स पार एक्सीलेंस होनी चाहिए। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट है मेरे साथ, डॉक्टर ज़ुबैर गौरी साहब। आप वाइस चांसलर हैं बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। आप एकेडमिक हैं, स्कॉलर हैं, सिविल सर्विस में रहे हैं। ही वेयर्स मैनी हैट्स और वो जिसे कहते हैं ना थिंकिंग हमारे स्कॉलर हैं जो यूनिवर्सिटी में हों या किसी अदारे में भी हों, वो इनोवेशन को बहुत अहमियत देते हैं। और आज मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहब से कि हमें टाइम दें और ये जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स और जर्नलिस्ट भी हैं बाय द वे, ही वेयर्स मैनी हैट्स। मैं मुझे याद आता रहेगा क्या क्या। ही हैज़ बीन होस्टिंग शो, PhD अपनी इन्होंने इंग्लैंड से की है, पूरी दुनिया में लेक्चर देते रहे हैं और आजकल पाकिस्तान की जो खिदमत कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपसे बात करनी है पहलगाम के हवाले से। ये जो वाकया हुआ, इंडिया कहता है जनाब कि आप हर 3-4 साल बाद इस तरह का वाकया करवाते हैं और खित्ते को पीछे ले जाते हैं और मामलात को आगे नहीं जाने देते। अब वो कहते हैं जी एक नई लीडरशिप है इंडिया के अंदर और हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा जो पेशेंस नहीं रहा हमारे अंदर। सो अब आप अगर कुछ ऐसा करवाएंगे तो ये चीज़ जो है हालात ख़राब होते जाएंगे। पहले 370 था, अभी जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी, ताल्लुकात डाउनग्रेड कर दिए। पाकिस्तान कहता है जी कि ये एक इंडिजिनस मसला है, लोकल मसला है और ये फॉल्स फ्लैग है। डॉक्टर साहब, हाउ इज योर टेक? क्या टेक है आपका इसके? जी थैंक यू कमर चीमा, और आपसे बड़े अरसे बाद मुलाकात और इस सिलसिले में प्रोग्राम हो रहा है। बात यही है कि इंडिया इस वक्त इसको एज ए हुक के तौर पर यूज़ कर रहा है। कोई इवेंट फॉल्स फ्लैग होता है और उसके बाद एक बड़ा डिसीजन जो है वो मंजर आम पर आ जाता है। देखिए 370 वाला आपने हवाला दिया, वो इवेंट भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उसके बाद उन्होंने 370 इम्पोज कर दिया।
विड्रॉ कर लिया अपने हवाले से और पाकिस्तान को इसको स्टैंड अलोन खड़ा कर दिया। सेम इज़ द केस इंडस बेसिन ट्रीटी। उससे पहले भी जैसे इतने ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए तो बिग डिसीजंस उन्होंने लिए इन द गार्ब, इन द कवर ऑफ दिस डिसीजन। अब भी ये करने जा रहे हैं। उनकी जो पॉलिसी है वो सबको नज़र आ रही है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए और पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक ऐसे बैड बॉय की तरह प्रेजेंट किया जाए जो कि प्रॉब्लम क्रिएटर है। लेकिन हमने इस दफ़ा माशाल्लाह, मैं मज़ीद कहूँगा, आप जैसे लोगों ने और पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया ने और पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने बड़ा ही शानदार रोल प्ले किया है कि इस दफ़ा हमने इस नैरेटिव की वॉर को हेड ऑन लिया है कि आपने हर दफ़ा, एंड फ्रैंकली वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दीज पॉलिसीज़, पाकिस्तानीज़ जो हैं कि वो हर दफ़ा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और सारा इल्ज़ाम 10 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के ऊपर थोप देते हैं, कोई एविडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, उसका नतीजा ये निकला है इस दफ़ा, क्योंकि हमने हेड ऑन लिया है, हम फोर्सफुली गए हैं, इसका नतीजा ये निकला है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको बाय करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ना, पिछले 2 साल में इंडिया के ऊपर कौन कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एलिगेशंस नहीं लगी हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडियन गवर्नमेंट पर इल्ज़ामात लगाए हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ जो हमने एक नेवल ऑफिसर यहाँ पर पकड़ा हुआ है बलूचिस्तान में करते हुए, कुलभूषण यादव के नाम का, इतने बड़े ऑपरेशंस कर रहा था। उसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इल्ज़ाम लगाए गए, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इल्ज़ाम लगाए गए इंडियन पर, वो सारी बातें उतना फोर्सफुली प्ले नहीं हुई हैं जितना इंटरनेशनल कम्युनिटी में होनी चाहिए थी। तो मेरा ये है कि हमने इस बैटल को तो एटलीस्ट जीत लिया है और हम पे जो प्रेशर सस्टेन किया जा रहा था वो किया जा रहा था। अब आगे चलते हैं कि वो इसका क्या कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो इसको लिंक कर रहे हैं अब इंडस बेसिन ट्रीटी के साथ। लोग आमतौर पर डिस्कशन यही कर रहे हैं कि इतनी जल्दी पानी का रुख नहीं मोड़ा जा सकता, बट मेरा ख्याल है कि वो इस पे काम शुरू कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान को पानी के हवाले से मसाइल होंगे। वी हैव टू थिंक कि हमने इस थ्रेट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अगर आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद डाउन द लाइन वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं जिसमें पाकिस्तानी पानी को रोका जा सकता है, तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स है। ये उस नई बैटल के लिए हमें आज से तैयारी करनी है। और दूसरी जो हमें ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक फुटिंग पर खड़ा है और जब तक इस इकोनॉमिक माइट को हम अपनी इम्प्रूव नहीं करेंगे, हमारे दाएं बाएं से हमारे ये मसाइल होते रहेंगे। अच्छी बात जो इस गवर्नमेंट के हवाले से पिछले 3-4 साल में जो काम हुआ है, 2 साल में काम हुआ है, वो ये हुआ है कि हमने अफ़गानिस्तान को बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। हमने डीलिंग किया उनसे, अफ़गानिस्तान से, और हमने जो वहाँ से इनकर्जन्स आ रही थी उसके ऊपर बोल्ड स्टांस लिया। हमारे पास जो माइग्रेंट्स मौजूद थे, अफ़गान माइग्रेंट्स, अगरचे वो हमारे भाई हैं, लेकिन वहाँ पर अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मौजूद है, जाएं अपना घर तैयार करें, उसको बनाएं। हमारे फाइनेंशियल बर्डन, हमारे अपने मसाइल और बहुत सारे ज़्यादा हैं। हमने वहाँ पे बार्ब वायर लगाई है और उसकी वजह से खासा कंट्रोल हुआ है। सो दीज बोल्ड स्टेप्स नीडेड टू बी टेकन मे बी 10 ईयर्स अगो, 20 ईयर्स अगो, जो कि हम आज ले रहे हैं। और इन बोल्ड डिसीजंस की वजह से हमें वो रिटेलिएशन आ रही है जो आपको नज़र आ रही है बलूचिस्तान में जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ। अच्छा, पाकिस्तान इस हवाले से अच्छा है, मैं कुछ मीडिया चैनल्स को देख रहा था कि हम उस तरह की वॉर मॉन्गरिंग नहीं करते। देखिए, जाफ़र एक्सप्रेस इतना बड़ा वाक़या था, करने को हम भी वॉर मॉन्गरिंग कर सकते थे, लेकिन हमारे मीडिया ने रिस्पॉन्सिबली प्ले किया। बट अभी ये हो गया है कि मैं बहुत सारा इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी फॉलो कर रहा हूँ और कुछ थिंक टैंक्स के साथ भी इंटरेक्शन रही है मेरी। वो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वन दिस बैटल ऑफ मीडिया, और वो जो प्रेशर आ रहा था हमने काफ़ी हद तक सस्टेन किया। डॉक्टर साहब, ये जो नैरेटिव वॉर है, इंडिया की तो ज़्यादा सुनी जाती है नैरेटिव वॉर में। उनके पास इंग्लिश मीडिया, हमारे पास तो इंग्लिश मीडिया नहीं। आप तो पाकिस्तान के वाहिद इंग्लिश चैनल में बड़ी देर होस्ट रहे हैं, आपको तो बड़ा अच्छे से पता है। ये उर्दू मीडिया के साथ हमने कैसे नैरेटिव जीता है? देखिए ना, दिस इज अ क्वेश्चन, ये बनता है सवाल कि उर्दू मीडिया, पाकिस्तान में तो उर्दू बोल, इंडिया में हिंदी मीडिया भी और इंग्लिश मीडिया, एंड दे हैव अ बिग इंग्लिश मीडिया फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया टुडे, CNN न्यूज़, टाइम्स नाउ और बहुत सारे न्यूज़ एक्स, दिस एंड दैट। हमने ये नैरेटिव कैसे जीता है? क्या आपको लगता है कि वहाँ उनका पोजीशन कमज़ोर थी, इस वजह से हम जीत गए हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए था उनके उस बात को, क्योंकि वो कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, बट स्टिल वो उनको ब्लैंक चेक नहीं मिले, तो इस वजह से नैरेटिव जो है उनका, ये हमने कैसे जीता? मैं बताता हूँ। देखिए, हम इसको अगर एक बड़े ब्रश से पेंट करेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगी बात। इसको छोटे छोटे ब्रश बनाते हैं।
इसमें कोई शक नहीं है कि अंग्रेजी मीडियम की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर। अब देखिए रियल टाइम ट्रांसलेशंस हो रही होती हैं। जो आपका मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया है वो चला जाता है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पे अब एआई की ऑनस्लॉट के बाद रियल टाइम ट्रांसलेशंस हो रही होती हैं। आप और मैं जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई भी शख्स उसको एआई के जरिए अपने फ़ोन पर रियल टाइम उसकी ट्रांसलेशन 70-80% 90% एक्यूरेसी के साथ उसको सुन सकता है या उसके बारे में समझ सकता है कि ये क्या बात हो रही है। तो लैंग्वेज अब बैरियर नहीं रहा। इस तरह देखें कि बहुत सारे अरबी चैनल हैं, वो भी तो अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं ना। जैसे अल जजीरा का अरबी चैनल है, वो बड़ा शानदार तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करता है। इसी तरह टीआरटी है, उनका जो तुर्किश मीडिया है वो बड़ा इस्टेब्लिश करता है। मैं पाकिस्तान में अंग्रेज़ी चैनल की इंपॉर्टेंस को सबसाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके साथ साथ लैंग्वेज एक बैरियर नहीं रहा। असल स्ट्रेंथ कहाँ पर आई, जैसे मैंने पहले आपसे गुजारिश की, एक तो ये है कि हम स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़े थे। हमारा जो नैरेटिव था, जो प्राइमरी डेफिनेशन थी, जो मीडिया में हम कहते हैं, वो बड़ी तगड़ी थी, और उसको फिर हमने हेड ऑन लिया। हमने उसको छोड़ा नहीं है। जैसे पहले ये होता था, अच्छा यार किसी ने बात कर ली, ख़त्म हो गया। हमने मल्टीपल फ्रंट्स उसके ओपन किए। हमारा नेशनल मीडिया में सारे मीडिया चैनल्स जो थे साथ मिल गए। सोशल मीडिया में आप जैसे लोग बैठे हुए हैं, या और पाकिस्तान के और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने भी इस लाइन को बड़ा स्ट्रांगली टो किया। फिर हमारा फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन ऑफिस के पास जो भी इंटरेक्शन गई है या उनके पास जो भी कंटेंट गया है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, और उन्होंने ब्रिस्कली इसके ऊपर एग्रेसिवली मैनेज किया है। एंड देन पाकिस्तान ने बहुत जल्दी इंगेज किया लोगों को। विद इन ए डे और टू, शायद हमें पता लग गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हमने नैरेटिव कुछ प्रिपेयर कर लिया, या शायद हम इमरजेंसी में ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, तो इस किस्म में हमने रिस्पॉन्स किया। तो इट वॉज अ मल्टीपल रिस्पॉन्स, ना सिर्फ हमारी सरकारी मीडिया, हमारा प्राइवेट मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारा ISPR, और ये सारे मिलकर एक वन पॉइंट पर थे कि भाई अब बस हो गई है। आपकी इल्ज़ाम तराशी के जवाब में अगर आपके पास कोई पक्की बात है तो बताएं, अदरवाइज हम ये नहीं। एक और उसमें एक भी है, जैसे हम कहते हैं ना, कंपैशन की फटीग आती है कि एक जगह पर बार बार हादसे होते रहे, तो लोग कहते हैं यार क्या इनका भी रोज़ का ही काम है ये। तो इंडिया के इन रोज़ के कामों की वजह से हर दूसरे चौथे साल ये काम होता है, वहाँ पे कंपैशन फटीग भी आई है। डॉक्टर साहब, इसको इस तरह भी देखा जा सकता है, पाकिस्तान एक बात करता है कि जी हमारे यहाँ तो रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, तो हम तो अगर चाहें तो रोज़ाना इल्ज़ाम लगाएं और रोज़ाना किसी डिप्लोमेटिकली किसी न किसी चीज़ से विड्रॉ कर जाएं। जैसे जाफर एक्सप्रेस का आपने जिक्र किया, इंडिया के यहाँ एक वाक़या 3 साल बाद 4 साल बाद होता है और उसके ऊपर वो इतने बड़े फैसले कर लेता है। पाकिस्तान में रोज़ जो है वो दहशतगर्दी का वाक़या होता है। आपका क्या ख्याल है, इंडिया एक वाक़े के बाद इतना कुछ करता है, पाकिस्तान कहता है जी कि हमारे मुल्क में भी तो बहुत कुछ इंडिया करवा रहा है, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं करता, ये इसको आप कैसे फ्रेम करेंगे? देखिए उसकी फ्रेमिंग ये है ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जैसे मैंने पहले बात की कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली उस स्ट्रेंथ पर नहीं खड़ा जो इंडिया की स्ट्रेंथ यहाँ पे मौजूद है। वो अपनी उस स्ट्रेंथ को एक्सप्लॉइट करता है, अपने उस आर्ग्यूमेंट को उसी, जैसे भी देखें ना, क्वाड 4 का हिस्सा है। या अमेरिकन प्रेसिडेंट वाजपेयी साहब से जब बात करते थे वो कहते हैं ही इज़ माई फ्रेंड। क्या हम उस लेवल के रिलेशनशिप पर हैं? इकोनॉमिकली जब हम बात करते हैं अपने दोस्तों से तो हम IMF के पास जा रहे होते हैं, और IMF के पास जाने का मतलब क्या है, यू बेटर अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि IMF के पास जाने का क्या मतलब है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने अपने एकेडमिक को इतना शानदार डेवलप किया है, इतने शानदार ह्यूमन बींग्स पैदा किए हैं कि वो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट जगहों पर प्लेस्ड हैं, जो कि उनके नैरेटिव को सेल करवाते हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी अफिलिएशंस जो है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं जहाँ बैठा हूँगा, आप जहाँ बैठे होंगे, वो पाकिस्तान के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे ना। तो हम ये जो वीक एरिया है कि हम एकेडमिकली अपने लोगों को प्लेस नहीं करवा पा रहे हैं, या हम एकेडमिकली अपने लोगों के साथ लिंक नहीं कर पा रहे हैं, कपल्ड विद अवर इकोनॉमी, तो हम अपना नैरेटिव उस तरह से सेल नहीं कर पा रहे हैं। एंड इस इशू पर तो हमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर दिया, लेकिन क्या हम यूजुअली इतने स्ट्रेंथ के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं? हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हर मुल्क में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही इसको किया जाता है और फिर इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने की कोशिश की जाती है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो हमें इस पे काम जिस पे करना है, जो आप शायद पूछना चाह रहे हैं कि क्या हमारे लोग इंपॉर्टेंट जगहों पे प्लेस्ड हैं हमारे नैरेटिव को सेल करवाने के लिए? परहैप्स नॉट। क्या हमारा इंटरनल सोशल मीडिया या प्राइवेट और पब्लिक मीडिया के दरमियान इस एक नैरेटिव को लेकर स्ट्रेंथ है? परहैप्स नॉट। हम क्या इकोनॉमिकली उस जगह पे खड़े हैं कि हम
अपर हैंड लेकर गुफ्तगू कर सकें, परहैप्स नॉट। तो जो इंटरेस्ट आ जाते हैं जिसमें बिजनेस का इंटरेस्ट है, मार्केट का इंटरेस्ट है, ग्रोथ का इंटरेस्ट है, इकोनॉमी का इंटरेस्ट है, वो हमारे आर्गुमेंट को वैसे सेल नहीं करने देता। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि शायद ये बैटल तो हमने विन कर ली है, बट इट्स ए लॉन्ग वॉर, इसमें मल्टीपल बैटल्स हमने चलनी है। मीडिया की एक बैटल है कि मेरा ख्याल है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी की बैटल है, एजुकेशन की बैटल है, नॉलेज की बैटल है। उसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा जो किरदार अदा कर सकता है वो उस तरह से रोल नहीं प्ले कर रहा है। आप डायस्पोरा के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो इंडियन डायस्पोरा कैसे बिहेव करता है और पाकिस्तानी डायस्पोरा कैसे बिहेव कर सकता है, यू नो बेटर देन मी। तो वो हर एंगल पर वो जो सॉलिडेरिटी नज़र आती है वो हमारे यहाँ शायद उस तरह से मौजूद नहीं। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा आपने इकॉनमी की बार बार बात कर रहे हैं और ये जो इंडियंस ने अपने आप को बड़ा वेल प्लेस्ड इस पर बात कर रहे हैं, क्या वजह है कि हमारे लोग वेल प्लेस्ड नहीं हैं? इसमें थोड़ा सा ये है कि जो हमारे शायद लोग बाहर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के ओवरऑल नैरेटिव से सिंक नहीं है, जो पाकिस्तान का ओवरऑल नैरेटिव सिविल मिलिट्री रिलेशंस या जो भी यहाँ पे चलता रहता है, और इंडियंस जो हैं वो उनको उस तरह के कोई इशू वहाँ पे फेस नहीं करना पड़ता और वो एज इट इज़ जो इंडिया कर रहा होता है उसको रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। हम कैसे अपने लोगों को वहाँ पे प्लेस करें, एक बात। और दूसरा, एक इस पर भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा, हमारे लोग वहाँ पे इंटीग्रेट क्यों नहीं करते? मतलब ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडियंस फॉर एग्जांपल उषा वैंस ने देखिए शादी की जेडी वैंस से, तो तब जाके बात बनी ना। तुलसी गैबर्ड को अगर आप देखें, फिर ये दूसरे जो लड़के FBI वाला, तो वो इंटीग्रेट हमारा क्यों? IMF में उनकी IMF हर जगह, इवन कि स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस में बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस उनके पास हैं। देखिए, इसके 2-3 पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि क्या हमारा एकेडेमिया इतने क्वालिटी के लोग प्रोड्यूस कर रहा है जो इंडिया का प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में सेल हो सके? द आंसर इज़ परहैप्स नॉट। हमारा जो हायर एजुकेशन का एनवायरनमेंट है उसको सीरियस डिसरप्शन की ज़रूरत है। हम जिस रूटीन के एनवायरनमेंट में 50, 60, 70 साल से चल रहे हैं वो अब उस तरह से चलने के काबिल नहीं रहा जो मौजूदा चैलेंज है। इसको आप लिंक करेंगे, ये वही लोग हैं जो नॉलेज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास आज तक कोई एक यूनिकॉर्न नहीं है। यूनिकॉर्न मींस $1 बिलियन कंपनी। दुनिया भर में जितने यूनिकॉर्न्स पैदा होते हैं वो लार्जली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस से निकलते हैं। इंडिया बूस्ट करता है कि हमारे पास 7 से 10 यूनिकॉर्न्स हैं। अच्छा, ये 10 यूनिकॉर्न एक नहीं होता, फिर उसके पीछे लाइन होती है ना। 1 बिलियन से नीचे कुछ कंपनी 700 मिलियन की होंगी, कुछ 500 की, कुछ 200 की। हमारी एक कंपनी जो थी कुछ अंदाजों के मुताबिक वो $300-400 मिलियन तक गई थी, एयरलिफ्ट, लेकिन बाद में वो आगे नहीं चल सकी। तो अगर हमारे पास क्वालिटी के एकेडेमिया हायर एजुकेशन में प्रोड्यूस होगा तो लोग अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, लोग हवाला देते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत अच्छा इनकम जनरेशन हमारी हो रही है, लेकिन अगर आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स निकाल कर देखें तो हमारी जो इंपोर्ट्स आ रही है ना नॉलेज की बुनियाद पर, जो हमारे बच्चे या हमारे IT के एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका एक बड़ा चंक जो है वो लेस देन $100 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी वैल्यू $100 से कम है। चीप सर्विसेज, मैं चीप नहीं कहूँगा, वैल्यू कम है। अच्छा, दूसरी साइड इसकी ये देखते हैं कि अगर IT ही क्यों देखा जाए तो 2 तरह की डायमेंशंस होती है। एक IT की सर्विसेज प्रोवाइड करना और एक IT की प्रोडक्ट्स बनाना। हमारे यहाँ लार्जली जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो क्वालिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो IT के बच्चे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो असल पैसा कमाती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, आप इसको ऐसे समझें कि गूगल, अगर आप इजाज़त दें ब्रांड का हम नाम ले लें, गूगल एक ब्रांड की प्रोडक्ट बनाता है। वो प्रोडक्ट से नेचुरली बड़े पैसे कमाएगा। उस प्रोडक्ट को रन करने में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो एक सर्विसेज के लिए बंदा पाकिस्तान से ले लिया जाएगा। तो जिसने वो प्रोडक्ट बनाई है उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे ना, उसको रन करने वाले या सर्विस करने वाले को तो नहीं मिलेंगे। तो हमें टारगेट करना चाहिए, मतलब आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये बात शायद पहली दफ़ा कर रहा हूँ कि हम टारगेट करें कि अगले 5 साल में कम से कम 3 यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस करेंगे। और क्यों नहीं कर सकते? हम अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को ये टारगेट दें और फिर उसका एक मुकम्मल वर्क फ्लो बने। हमारे पास इदारे मौजूद हैं, हमारे पास इग्नाइट जैसा इदारा मौजूद है, STZA मौजूद है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, हमारे एक्सपर्टीज़ मौजूद है, लेकिन परहैप्स वो डायरेक्शन नहीं है। तो अगर हम कहते हैं कि हमने 3 यूनिकॉर्न प्रोड्यूस करने हैं अगले 5 साल में, तो हो सकता है एक हो, लेकिन उसके पीछे जो लाइन लगेगी प्रोडक्ट्स की वो एक ग्रो करेगी। अच्छा, जब ये ग्रो करेंगे तो उसमें लोग होंगे ना, तो वो लोग आइडेंटिफाई होंगे। ये IT के लोग हैं, ये फाइनेंस के लोग हैं, ये इकोनॉमिक्स के लोग हैं, ये IR के लोग हैं, ये इंजीनियरिंग के लोग हैं।
एक और मसला जो इससे लिंक्ड है, जो कि हमारे लोगों को अंडरस्टैंडिंग उसकी ज़रा कम हो रही है, वो ये है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स जो हैं वो सीरियसली डिक्लाइन में हैं। हमारे पास स्टूडेंट नहीं है इंजीनियरिंग का यूनिवर्सिटीज़ में, पूरी फैकल्टीज़ बनी हुई, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। हम जब बात करते हैं तो मुख्तलिफ रीजंस की जाती हैं, लेकिन मसला यही है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं कर रही। जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो इंजीनियर्स की खपत होगी ना। जब इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, डिमांड होगी तो बच्चा सप्लाई होगा ना। अब वो सीरियस चैलेंज है। हमारी इंडस्ट्री जो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो बड़ी है, वो इस साल भी उसकी माइनस ग्रोथ आई है। तो उसको हमने पॉजिटिव में लेकर जाना, तभी हमारे इंजीनियर्स बाहर जाएंगे ना। तो दुनिया में डिमांड किसकी है? तो दुनिया में सबसे बड़ी डिमांड इस वक्त जो है आईटी के प्रोफेशनल्स की है, फिर उसके बाद फाइनेंस के प्रोफेशनल्स की है, फिर उसके बाद इंजीनियर्स हैं, फिर उसके बाद एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उसके बाद मेडिकल की फील्ड है, मेडिकल की वेरियस फील्ड्स हैं, वेटरनरी के एनवायरमेंट्स हैं। तो हमारा सारा फोकस अगले कुछ सालों के लिए ये होना चाहिए कि हम प्रोफेशनली अपने हायर एजुकेशन या एजुकेशन के सारे इदारों को ग्रो करें। मुझे इससे एक और रिलेटेड बात याद आ गई। देखिए, हम ये कहते हैं कि हमने आईटी में बच्चा प्रोड्यूस करना है। आईटी में बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए जो वाकई प्रोडक्ट बना सके, उसकी मैथ और एल्गोरिथम की स्किल्स पार एक्सीलेंस होनी चाहिए। अगर उसकी मैथ की स्किल्स पार एक्सीलेंस नहीं है तो हम एक अच्छा आईटी का प्रोडक्ट बनाने वाला नहीं बना सकते। उसके लिए क्या चाहिए? पीछे से सप्लाई चेन चाहिए। यानी हमारा प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल का सिस्टम ऐसा हो कि वो हाई क्वालिटी के मैथ और एनालिटिकल स्किल्स वाले बच्चे पैदा करें। हमारे यहाँ जो हाई स्कूल और स्कूल्स में एजुकेशन का प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली यही है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर मुझे गूगल के स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाकर दो और उसमें बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, आईटी के ग्रेजुएट्स मौजूद हैं, लेकिन मैं उसकी पीछे उसकी सप्लाई लाइन देखता हूँ तो वो नहीं है। तो फोकस करना चाहिए स्कूल से मैथ, एनालिटिकल स्किल्स और उसके साथ साथ अलजबरा, और उसको ग्रो कराएं, एक पूरे ग्रुप के तौर पर लेके जाएं। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम 50,000 बच्चों का एक कोहॉर्ट डेवलप करें थ्रू आउट द ईयर और 5 साल उसको टारगेट करें कि हम वो हायर एजुकेशन से यूनिवर्सिटी तक ले जाएंगे और उनको फिर हम यूनिवर्सिटीज़ में एक बड़े डिसिप्लिन में ले जाते हुए 3 यूनिकॉर्न प्रोड्यूस करेंगे। इट्स ए ड्रीम दैट आई एम कैरिंग दीज डेज। तो देखिए, आप हर जगह से आपको रिकग्निशन भी मिलेगी, आपके लोग भी प्लेस होंगे और आपको वो वाली रिस्पेक्ट मिलेगी जो कि आप डिजर्व करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इकोनॉमी की बात की। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि भारत के साथ एक लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट होना, वो हम मैनेज कर लेंगे। लंबी जंग के लिए इकोनॉमी चाहिए। हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो रही। आपकी क्या वजह है? पॉलिटिकल डिसरप्शंस हैं जो हमारी इकॉनमी नहीं हो रही? आपने बात की कि हमारे पास इंजीनियरिंग के बच्चे नहीं आ रहे, लोगों का रुझान जो है वो साइंस में नहीं आया। इसकी ज़ाहिर बात है, जब साइंस में नहीं है, नॉलेज इकॉनमी नहीं है, आप वो नॉलेज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो हम अपनी इकॉनमी को कैसे बेहतर करें? ये बहुत बड़ा सवाल है, ब्रॉडर सवाल है। लेकिन आपको लगता है कि अभी जो इंडिकेटर्स गवर्नमेंट के आ रहे हैं ये बेहतर हैं, और अगर ये हुकूमतें 5-5 साल चलते रहें, लीडर्स चलते रहें, तो चीज़ें हो सकती हैं? इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इंडिया को वो कह रहे हैं जी कि हम तो $4 ट्रिलियन की GDP है हमारी, हम तो 6-7% पे ग्रो करेंगे, तो हम कैसे ये कर सकते हैं? देखिए, नॉलेज इज़ द की। नॉलेज को सेंटर पे रखें और हमारे जो एजुकेशन है उसमें से पॉलिटिक्स और हर किस्म की इंटरफेरेंस को निकालें। यू कैन स्टार्ट विद द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हाईली पोलिटिसाइज्ड हैं पब्लिक सेक्टर के। इसकी कंपैरिजन अब आप देख सकते हैं कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के इदारे आप नाम गिन सकते हैं कि कौन कौन से हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनली रन किए जा रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। हमारे पब्लिक सेक्टर के इदारे क्यों बैठ रहे हैं कि वहाँ पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है और प्रोफेशनली लोग वहाँ पर नहीं होते हैं, और जो डिसीजंस होते हैं वो प्रोफेशनल नहीं होते हैं। एक तो ये डायमेंशन है। दूसरी डायमेंशन है सस्टेनेबिलिटी। यू पिक अप ए ग्रुप ऑफ पीपल और कहेंगे ये हमारे 50 इदारे हैं और हमने 10 साल तक उनको प्रोफेशनली रन करना है और प्रोफेशनल डिसीजन लेंगे, कोई पॉलिटिकल नहीं होगी, इकोनॉमी जो होगी परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड होगी और उसको हम एज ए प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे। देखिए, यूएई जो है जियोग्राफिकली पाकिस्तान के मुकाबले में कंपैरेटिवली उसकी कितनी ज्योग्राफी है, शायद 10 टाइम्स भी हमसे लेस होगा, लेकिन दुनिया की 3 इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमी जो है अब उसका शुमार हो रहा है, यानी तीसरी बड़ी इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमी के तौर पर उसको देखा जा रहा है। वो क्या है कि कल्चरल एनवायरनमेंट ये है उनका कि वहाँ पर रिग्रेशन नहीं है, पीसफुल, पीस ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, और उसके साथ साथ प्रोफेशनली सस्टेनेबल पॉलिसीज हैं।
उनके नॉलेज सिस्टम में पॉलिटिकल इंटरवेंशंस नहीं है। अच्छा, हम अगर इंडिया से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी है, इंडिया भी हमारे जैसे ही है, उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी हमसे काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन उन्होंने अपने कुछ इदारों को आइडेंटिफाई किया कि इसमें हमने ज़ीरो टॉलरेंस रखनी है और क्वालिटी के साथ इनको ग्रो कराना है, जिनकी मिसाल उनकी IITs हैं। हम भी उस मॉडल को कहीं से भी उठा सकते हैं। तो A प्रोफेशनलिज्म, B सस्टेनेबिलिटी, C डायरेक्शन एंड अप्रोच, एंड D कनेक्शन विद देयर गोल्स। और उसको हम एक पूरे पैकेज के तौर पर लेकर चलें और उनको फ्री हैंड दें कि ये 5 साल आपके पास हैं, ये टारगेट्स हैं, ये फाइनेंसेस हैं, ये सस्टेनेबिलिटी है, मुझे ग्रो करके दिखाएं। और 50 इदारों को टारगेट करेंगे और उसमें से अगर 10 भी ग्रो कर गए तो देखिए कि दुनिया आपकी तरफ कैसे देखेगी। दिस इज द की टू सक्सेस। इकोनॉमी इज हेयर, नॉलेज इज हेयर। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, आप गंदम का 1 एकड़ का खेत उगाते हैं, उसमें 6 माह आप फिजिकल मेहनत करते हैं, केमिकल्स डालते हैं, पानी देते हैं, बहुत रिसोर्सेज इन्वॉल्व करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है। वो 6 माह के बाद आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए देता है, या किसी भी फसल के हवाले से। आप सबके हाथ में ये फ़ोन्स मौजूद हैं। ये फ़ोन ऑन एवरेज लाख रुपए आपको कॉस्ट कर रहा है पाकिस्तानी। किसी भी एक इंडस्ट्री में अगर दिन का 1000 फ़ोन प्रोड्यूस हो रहा है तो आप उनकी वैल्यू देखें और अपनी वैल्यू देखें। तो रॉ प्रोडक्शन ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन नॉलेज इकोनॉमी पे आपको ग्रो करना। और मैं अक्सर ये बात ये भी कहता हूँ कि हमें इंडस्ट्री को आज अगर शुरू करेंगे तो ग्रो कराने में शायद 10 से 12 साल लग जाएं, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास मौजूद है ये विदिन 2 to 3 ईयर्स आपको डिलीवर करना शुरू कर देगा, और कर रहा है ऑलरेडी। हमारी इकोनॉमी में जो फॉरेन पैसे आ रहे हैं वो हमारे ये बच्चे लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो लो एंड पे लेकर आ रहे हैं। $100 से जिस दिन वो $500 पे जाएंगे ना, फिर देखिएगा कैसे ग्रो करता है। फिर वो लोग भी बाहर जाकर बैठेंगे, फिर आप भी बताएंगे जी गूगल में मेरा बंदा बैठा हुआ है, फिर आप भी बताएंगे कि ABCD और कंपनी में अभी नाम नहीं लेना चाह रहा। सो दैट्स हाउ नॉलेज इज द की। तो बिल्कुल ठीक होगा डॉक्टर साहब, डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है? क्या हमारे बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्या हमारी डायरेक्शन, क्योंकि आपने कहा इंजीनियरिंग में एनरोलमेंट कम हो रही है, मेरे लिए ये कंसर्निंग चीज़ है। दूसरा, आप क्या डायरेक्शन देखते हैं कि क्या वाकई हम, क्योंकि नॉलेज इज़ इकोनॉमी, नॉलेज क्या वो पर फोकस कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज वहीं से जनरेट होने हैं। आप 5 साल, 10 साल, 15 साल में आप पाकिस्तान को उस डायरेक्शन में देख रहे हैं, या कि अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? कुछ साइंस अपेरेंटली नज़र आ रहे हैं, इसमें SIFC का रोल है। सस्टेनेबिलिटी नज़र आनी चाहिए। जो बाहर से पैसा लेकर आया, चाहे वो नॉलेज इकोनॉमी में लेकर आ रहा है या हमारे स्किल बेस्ड इकोनॉमी में लेकर आ रहा है या हमारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, उसको यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नज़र आनी चाहिए, उसको अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन नज़र आना चाहिए, उसको यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। कोई भी इन्वेस्टर या कोई सी बाहर से आने वाला बंदा जो कि अपने ब्रेन को या अपने पैसे को लेकर आता है, वो ये कहता है कि मैं अगले 10 साल तक अपने आप को कहाँ पे खड़ा हुआ देखता हूँ। तो अभी SIFC के थ्रू या इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के थ्रू कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स नज़र आने शुरू हुए हैं, बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। इट्स अ सस्टेनेबल एफर्ट। छोटे छोटे गोल्स हमें बनाने होंगे, टारगेट्स करना होगा और उस टारगेट्स को अचीव करना होगा। Professionals can only deliver, जर्नलिस्ट कैन नॉट डिलीवर। एक बंदा कहे कि मैंने आज एग्रीकल्चर में काम किया, कल मैं हेल्थ में करूंगा, परसों एजुकेशन में करूंगा, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपको स्ट्रेटजी इस तरह से बनानी है कि आप प्रोफेशनल्स को एक ग्रुप में डालें और फिर उनको गोल्स दें, एंड फिर नॉलेज के साथ जो दुनिया में ट्रिपल हेलिक्स मॉडल है या आप वो क्वाड्रुपल हेलिक्स मॉडल भी चला गया है कि एक तरफ एकेडेमिया हो, एक तरफ गवर्नमेंट हो और तीसरी तरफ आपकी इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, और चौथे तरफ आप ये देख सकते हैं इंटरनेशनल फंडर को भी मिला लें। तो ये क्वाड्रुपल हेलिक्स मॉडल है जिसमें आपको अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट को दुनिया के लिए तैयार करना है। देखिए, लोग कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत है हमारे पास और बड़ा टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट के पूल में से जो क्रीम है उसको बाहर निकालिए और फिर उसको तैयार कीजिए। वो बंदे जाकर आपकी जंग लड़ेंगे। IR वाला बंदा, मीडिया वाला बंदा इवेंट के अगेंस्ट तो जंग लड़ सकता है, लेकिन जो कंटिन्यूअस जंग लड़नी है ना नॉलेज की, वो उसी बंदे ने लड़नी है जो कि आपका वहां पर किसी नॉलेज इकोनॉमी में पिवटल पोजीशन पर बैठा होगा, वो डिलीवर करेगा। बड़ी खूबसूरत बात की कि आप एक
वो जैसे कहते हैं ना, एक बंदा एक टास्क तो कंप्लीट कर सकता है जो मीडिया में है, वो नैरेटिव तो थोड़ी देर के लिए वो कर सकता है। वो लॉन्ग टर्म जो जंग लड़नी है वो जारी बात है आपके पढ़े लिखे लोगों ने लड़नी है। वो लोग जो एजुकेशन में हैं, वो लोग जो एकेडेमिया में हैं, और वो लोग जो नॉलेज प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसी को मुल्क को, उसी डायरेक्शन में मुल्क को लेके जा सकते हैं। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चीमा साहब। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया। हमने पॉलिटिक्स भी डिस्कस की, इकॉनमी भी डिस्कस की, और मुल्क की डायरेक्शन को आगे किस तरह लेके जाना है, एंड वेयर डू वी स्टैंड इन आवर नेबरिंग कंट्री में, भारत के साथ हम कहाँ पे खड़े हैं, वो किन चीज़ों में लीड लेंगे और हमें क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।